तो आज हम एक दिलचस्प पर हाँ थोड़ी डार्क चीज पर बात करने वाले हैं, डार्क साइकोलॉजी। हमारे पास एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन पर बना एक यूट्यूब वीडियो सारांश है, उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। मकसद साफ है, ये समझना कि कुछ लोग कैसे दूसरों के दिमाग को गुप्त रूप से कंट्रोल करते हैं, और उससे भी जरूरी। हाँ, और सबसे जरूरी कि हम खुद को इन मानसिक खेलों से बचा कैसे सकते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा लगा है कि कोई है जो आपके फैसलों को पीछे से मोड़ रहा है, या किसी ने आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको थोड़ा बेबस सा महसूस कराया हो? हाँ, होता है ऐसा कई बार। चलिए इसी गुत्थी को खोलते हैं। तो ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये असल में इंसानी मनोविज्ञान को समझने का वो अंधेरा पहलू है जहां लोग दूसरों की सोच, उनके एहसास, उनके फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं बिना बताए। हाँ, यही तो, बिना उनकी जानकारी के। और ये कोई थ्योरी नहीं है सिर्फ, ये असल जिंदगी में होता है। ऑफिस में देख लीजिए। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स। बिल्कुल। रिश्तों की उलझनों में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। अच्छा, मतलब ये सब पर्दे के पीछे चलता है। बिल्कुल, यही इसे खतरनाक बनाता है। इसमें हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं है। तो फिर हथियार हैं शब्द, भावनाएं और हमारे दिमाग की कुछ कमजोरियां। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इसे समझ लेते हैं वो जाने अनजाने दूसरों पर एक तरह का कंट्रोल पा सकते हैं। उस वीडियो सारांश में कुछ खास तकनीकों का जिक्र था, जैसे एक था इमोशनल मिररिंग। हाँ, इमोशनल मिररिंग। सुनने में तो ये बड़ा मासूम सा लगता है, किसी के हाव भाव की नकल करना। इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं है, ये सुनने में साधारण लगता है पर इसका असर गहरा होता है। जब कोई अनजाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन, हाँ, उसकी नकल करता है, तो हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, अरे ये तो मेरे जैसा है। अच्छा। और इससे भरोसा बहुत जल्दी बन जाता है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो अपने जैसों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। ओके। और एक था डर आधारित नियंत्रण। ये कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है कि किसी के मन में डर बिठाया जाता है, कोई भी डर, नौकरी जाने का डर, समाज में नाम खराब होने का डर, अकेला रह जाने का डर। फिर उस डर को इस्तेमाल करके उनसे वो करवाया जाता है जो शायद वो नॉर्मल सिचुएशन में कभी ना करे। जैसे सोचिए, ऑफिस में बॉस का वो इशारा कि भाई अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं हुआ तो शायद तुम्हारी जगह खतरे में पड़ सकती है। ओहो। ये बहुत सटल होता है, पर इसका असर बहुत होता है। बाप रे। और गैस लाइटिंग, ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, गैस लाइटिंग, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसमें ना धीरे धीरे किसी की सच्चाई पर, उसकी यादों पर ही सवाल उठाया जाता है। मतलब बार बार कहा जाएगा, नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, या तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अरे, नतीजा ये होता है कि जो शिकार है वो खुद पर शक करने लगता है, उसका आत्मविश्वास एकदम टूट जाता है, और वो धीरे धीरे पूरी तरह मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। ये तो वाकई बहुत डरावना है। फिर वो गिल्ट ट्रिपिंग और आइसोलेशन भी थे शायद। हाँ बिल्कुल, गिल्ट ट्रिपिंग में अपराध बोध जगाया जाता है। वो क्लासिक लाइन, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए बस इतना सा नहीं कर सकते। उफ, हाँ ये सुना है। और आइसोलेशन में क्या करते हैं कि धीरे धीरे उस इंसान को उसके दोस्तों से, परिवार से, मतलब जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, उससे काट दिया जाता है, ताकि वो अकेला पड़ जाए। हाँ, ताकि वो अकेला पड़ जाए और उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाए। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, किसी को मनाना मतलब पर्सुएट करना, और किसी का हेर फेर करना, मैनिपुलेट करना, इसमें फर्क कैसे करें? कभी कभी लाइन बहुत धुंधली सी लगती है, खासकर करीबी रिश्तों में। बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, पर्सुएजन यानी किसी को समझाना बुझाना, वो नैतिक हो सकता है अगर उसमें तर्क है, ईमानदारी है और आप दूसरे की भलाई भी सोच रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा स्वार्थी होता है। उसमें जानबूझकर भावनाओं का गलत इस्तेमाल होता है, धोखा होता है, और सिर्फ अपना मतलब साधा जाता है, चाहे सामने वाले का नुकसान ही क्यों ना हो। तो फर्क नियत में है और तरीके में है। समझ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम ऐसी सिचुएशन में हो या किसी और को देखें, तो बचाव क्या है? खुद को कैसे बचाएं? देखिए, बचाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना। हाँ, खुद को जानना, अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना। अगर आप जानते हैं कि आपको किस बात से जल्दी गुस्सा आता है या दुख होता है, तो कोई उसका आसानी से फायदा नहीं उठा पाएगा। और वो सीमाएं बनाना, इमोशनल बाउंड्रीज, ये सुनने में तो अच्छा लगता है,
पर असल जिंदगी में ना कहना या बाउंड्रीज बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल होता है, मान लिया, पर नामुमकिन नहीं है। ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। अच्छा। हाँ, अपनी सीमाएं तय करना और उन्हें साफ साफ पर शांति से बताना। ना कहना सीखना अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही वो क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक सोच। भावनाओं में बहने के बजाय रुक कर सोचना, क्या ये बात लॉजिकल है? कहीं मेरे साथ कोई माइंड गेम तो नहीं खेल रहा? क्या ये सच है या सिर्फ एक इमोशनल जाल? बिल्कुल। और अपनी बात रखने का तरीका भी, असर्टिवनेस। बिना गुस्सा हुए। हाँ, बिना आक्रामक हुए या डरे अपनी बात मजबूती से रखना। और एक और चीज, लोगों को सिर्फ उनकी बातों से नहीं, उनके कामों से भी आंकना। अच्छा। क्या उनके काम उनकी बातों से मेल खाते हैं? अगर कोई बार बार आपका आत्मसम्मान गिरा रहा है, लगातार गिल्ट फील करा रहा है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। इन्हें पहचानना सीखना होगा। और मान लीजिए ये सब करने के बाद भी कुछ ना बदले तो फिर आखिरी रास्ता है दूरी बनाना। अगर कोई इंसान लगातार आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा है और बदलने को तैयार नहीं है, तो उससे एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो मतलब कुल मिला के डार्क साइकोलॉजी एक ताकतवर चीज हो सकती है, पर इसकी जानकारी? हाँ, इसकी जानकारी और समझ वही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज, क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमें काफी हद तक सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल। जब हम इन पैटर्न्स को, इन तरीकों को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम किसी को आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये अपनी दिमागी ढाल को मजबूत करने जैसा है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में छोड़ जा रही हूँ सोचने के लिए। क्या डार्क साइकोलॉजी की इन तकनीकों की जो समझ है, इसका इस्तेमाल कभी अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। जैसे किसी को नशे या किसी बुरी आदत से निकलने में मदद करने के लिए, पर हाँ, पूरी तरह से नैतिक दायरे में रहकर। इस पर सोचिएगा जरूर।